तो दोस्तों आज हमें एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तुम तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होगे कि ये किस चैप्टर का है, क्योंकि यार इस चैप्टर का 2 पार्ट बनाए हुए बहुत दिन हो गया भाई। ये साइंस सब्जेक्ट का नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर का पार्ट है। अच्छा, अभी समझ गए होगे। हाँ, तो हमें पढ़ना है एयर पोल्यूशन के बारे में। तो चलो फटाफट से पढ़ते हैं। एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन देख लो। कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, कोई भी हानिकारक चीज़ हम लोग अपने फ़ायदे के लिए एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब मिला देते हैं, उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि यार एग्जांपल में हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए गाड़ी का यूज करते हैं। अब गाड़ी का धुआं एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, उसी से एयर पोल्यूशन होता है। पोल्यूटेंट्स का भी डेफिनेशन देख ही लो। सब्सटेंस दैट काउज एयर पोल्यूशन इज कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। वैसा सब्सटेंस जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है उसे पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे कि यार अभी हम लोग जो एग्जांपल देखे थे, उस एग्जांपल में गाड़ी का धुआं पोल्यूटेंट्स है, समझा। अब हमारी बारी है सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में जानने की, कि एयर पोल्यूशन होता कैसे है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला फैक्टर है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल में कुछ भी आ सकता है, केरोसिन, पेट्रोल, यहाँ तक कि कोयला भी आ जाता है। यही एग्जांपल को देखो, हम लोग या एक जगह से दूसरे जगह मस्ती में चले जाते हैं, लेकिन जिस चीज़ से जाते हैं उसके पीछे का साइलेंसर से धुआं निकलता है, और वो धुआं एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, और उसी धुआं को हम लोग सांस लेते हैं, बीमार पड़ते हैं। और हमारे पेड़ पौधे को भी ये धुआं से नुकसान पहुंचता है। कभी कभी लाइट नहीं होने से हम लोग जनरेटर चलाते हैं। अब जनरेटर के साइलेंसर से भी धुआं बड़ा भयानक निकलता है, तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। देख रहे हो ना, हम लोग अपने फ़ायदे के लिए एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कितने लोग अपने पैसे बचाने के लिए घर में कोयला से खाना सब बनाते हैं। अब जब वो कोयला गर्म होता है ना भाई, उस समय शुरू में बहुत धुआं निकलता है। तो वो धुआं से ना, अगर गांव में सब लोग कोयला जलाते हैं ना, तो पूरा गांव धुआं हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। सबसे पहला तो सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होगा, दूसरा दिखाई भी नहीं देगा। इससे मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार मैं जमशेदपुर टाटा गया था, तो वहाँ भाई यही हाल था, पूरा धुआं था, सांस लेने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। दूसरे सेंट आता है भाई, कोयला का भी ना। दूसरा सोर्स है एग्जॉस्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज, मतलब यार जितना भी फैक्ट्री है ना, तो उसके साइलेंसर से तो धुआं निकलेगा ही। साइलेंसर ने चिमनी, तो उसका चिमनी से तो धुआं निकलेगा ही। साथ में फैक्ट्री का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, उसे पानी के द्वारा नदी में बहा दिया जाता है। अब भाई इससे नदी में कितने मछली लोग मर जाते हैं, क्योंकि यार उस वेस्ट प्रोडक्ट में कितने सारे हार्मफुल केमिकल सब होते हैं। देखो, इसमें एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी साथ में हो रहा है। चिमनी की तरफ से एयर पोल्यूशन और इधर पानी की तरफ से वाटर पोल्यूशन। अब देखो तीसरा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। देखो यार, हम लोग जैसे मान लो तुम केला खाए ना, केला खा के क्या करोगे, तुम फेंकने तो नहीं जाओगे उसे डस्टबिन में, अंदाजी इधर उधर फेंक दोगे। अब 2 दिन के बाद उससे गंध आने लगेगा, उसमें फंगस बैक्टीरिया सब लग जाएंगे। अब उस फंगस बैक्टीरिया से आदमी तो बीमार होगा ही, साथ में वो गंध एयर में मिलेगा, वो एयर को इंसान सांस लेगा और फिर बीमार हो जाएगा। 4th पॉइंट तो यार किसान लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो उसका फसल बचेगा नहीं, इसलिए ये सब करना पड़ता है। देखो, किसान लोग अपने फसल को अलग अलग कीटाणुओं से बचाने के लिए दवा स्प्रे करते हैं। अब भाई जो दवा स्प्रे करते हैं ना, वो छोटा छोटा बूंद रहता है। अब वो बूंद हवा में मिक्स हो जाता है। यदि वो हवा को कोई आदमी सांस लेगा ना, तो उसे छींक आएगी, एलर्जी हो जाएगा और वो बीमार भी हो सकता है। हालांकि ये सब करने के लिए किसान विवश है, क्योंकि भाई इसके बिना तो उसका फसल होगा नहीं। भाई ये जो मैं 5वां पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये वाटर पोल्यूशन में आएगा, एयर पोल्यूशन में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सुन लो। देखो यार, हम लोग किसान लोग खेत में केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, यूरिया डालते हैं, ताकि हमारा फसल का अच्छा ग्रोथ हो सके। लेकिन कभी कभी यूरिया सब पे केमिकल फर्टिलाइज़र सब डालने के बाद बारिश हो जाती है। अब बारिश होगी तो जितना भी हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र सब डाले रहते हैं, सब बह के नदी में चला जाता है। अब नदी में जाके ये नदी के पानी को दूषित कर देता है, जो कि
एक्वेटिक एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करता है। भाई फिर से बता रहा हूँ, ये जो 5th पॉइंट है ना, ये वाटर पोल्यूशन में आएगा। मुझे याद आया तो बता दिया, पता नहीं वाटर पोल्यूशन में बताना भूल जाता इसीलिए। भाई चलो अब इन सब करतूतों का इफ़ेक्ट देखते हैं कि ये सब करने से क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहला इफ़ेक्ट तो एसिड रेन होगा। ये क्या है? देखो भाई, हम लोग अलग अलग चीज़ यूज करते हैं, अब उससे अलग अलग तरीके का गैस निकलता है, क्या क्या निकलता है। तो जब बारिश होती है ना भाई, तो बारिश का बूंद उन गैस सब से मिल करके वो बारिश नहीं, वो पानी नहीं, वो तो एसिड बन जाती है। अब एसिड जहाँ गिरेगा नुकसान तो करेगा ही। एक चीज़ मैं बता दूं, ताजमहल है ना, वो एसिड रेन के कारण ही पीला पड़ता जा रहा है। हाँ, सेकेंड है हार्मफुल डिजीजेज एंड एलर्जीज। देखो भाई, एयर पोल्यूशन होगा, यदि हम दूषित हवा को सांस लेते हैं तो बीमारी तो होगी, ये तो सिंपल सा बात है। हमारा फेफड़ा कमज़ोर हो जाएगा, जिससे अलग अलग तरीक़े का बीमारी होगी, एलर्जी भी हो जाएगा। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, यदि वो आपके नाक में पड़ जाए ना तो आप खांसने लगते हैं, इसे एलर्जी कहते हैं। लंग्स डिजीज़, हार्ट डिजीज़, अलग अलग तरीके का बीमारी होगी, तो इसमें हानि ही हानि है भाई। थर्ड है कि ग्लोबल वार्मिंग। देखो यार, इंसान तो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखो भाई, हम लोग अलग अलग सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का एग्जांपल है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का काम रहता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगा तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। फोर्थ पॉइंट है कि ओजोन लेयर डिप्लेशन। देखो यार, हमारे धरती के ऊपर कवच और कुंडल की तरह ओजोन लेयर सन के अल्ट्रावायलेट रेज को, सन के यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। लेकिन यार, हम लोग कुछ ऐसे चीज़ यूज करते हैं ना, जिससे ऐसा गैस निकलता है जो कि हमारे इस कवच और कुंडल को छेद कर रहा है। अब जब कवच कुंडल छेद होगा तो क्या होगा? हम लोग का धरती विनाश होगा। भाई ये सब गैस जनरली फ्रिज सबसे निकलते हैं। तो भाई ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में बाद में भी अभी पढ़ना है, इसीलिए अभी टेंशन मत लो। तो अब हमें पढ़ना है वाटर के बारे में। तो थोड़ा मार्कर में पानी डाल लेते हैं, इंक डाल लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। इंक डला गया तो चलो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारे धरती में कितना पानी है। भाई हमारे धरती में बहुत पानी है, बहुत ज़्यादा है यार। हमारे धरती का 70% हिस्सा तो पानी से ही ढका हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, इसमें से ना 97% जो है वो सी वाटर है, ओशियन वाटर है, खारा पानी है, जिसे हम लोग पी नहीं सकते, अपने कोई भी काम के लिए यूज नहीं कर सकते, खेत को उससे सिंचाई नहीं कर सकते, उससे कपड़ा सब नहीं धो सकते, कोई काम का नहीं है। बस ये पानी सिर्फ नमक उमक बनाने के लिए काम आता है और इसमें अलग अलग तरीके के एक्वेटिक लाइफ रहते हैं, मछली उछली रहता है। लेकिन भाई आदमी लोग इससे और एक फ़ायदा निकाल ले रहा है। जितना भी समुंदर सब का मछली सब है ना, उसको आदमी फंसा के पूरा खा रहा है अच्छा, तो इसमें सही वाटर 2.59% है, जो कि रिवर, लेक, कुआं, ग्लेशियर ये सब में प्रेजेंट है। तो देख रहे हो ना, 2.59% सिर्फ ठीक वाटर है। और इसमें से भी 2.59% में से भी 1.964% ग्लेशियर में है, मतलब बर्फ़ के रूप में है। धरती के नॉर्थ और साउथ पोल में उतना बर्फ़ है, साथ में अलग अलग जगह में भी बर्फ़ है ना। तो 1.964% सिर्फ ग्लेशियर के रूप में है, बर्फ़ के रूप में है। अब पानी सिर्फ 0.5% बचा हुआ है। सोच सकते हो भाई, इतने पानी में से सिर्फ 0.5% ही इंसान यूज कर सकता है। इसमें से भी अधिकतर पानी ग्राउंड वाटर में है। ग्राउंड वाटर मतलब नहीं समझ रहे हो? देखो यार, वैसा पानी जिसे बोरिंग की मदद से निकाला जाए, चापाकल की मदद से निकाला जाए, उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। और कुआं, तालाब, नदी ये सब में जो पानी रहता है ना, उसे सरफेस वाटर कहते हैं। सिंपल समझो, धरती के सरफेस में जो पानी दिखता है उसे सरफेस वाटर, और वैसा पानी जो दिखता नहीं है लेकिन धरती के नीचे से निकलता है उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो भाई पूरा देखा जाए तो सिर्फ 0.5% ही पानी है जिसे आदमी यूज कर सकता है। उसमें भी कुछ पानी तालाब में, नदी में, ये सब में प्रेजेंट है, जिसे आदमी पी नहीं सकता। तो देख रहे हो ना भाई, धरती में इतना पानी है
लेकिन फिर भी आदमी के यूज के लिए सिर्फ 0.5% ही पानी बाकी है। तो इसलिए तो हमारे टीचर्स बोलते हैं सेव वाटर एंड सेव अर्थ। अब हमें जानना है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। हमारे लाइफ में वाटर का कितना इम्पोर्टेंस है। तो यार सबसे पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ये 5 पॉइंट को याद कर लेना। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई कोई भी जगह में जितना ज़्यादा पानी होता है ना यार, उतना ज़्यादा उसमें पेड़ पौधे उगते हैं, एनिमल्स लोग पाए जाते हैं। और जिस जगह में जितना ज़्यादा पेड़ होता है उसका कितना फ़ायदा होता है ये तो तुम जानते ही हो। सेकेंड पॉइंट ये है कि 70% हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। 70% भाई, तो समझ सकते हो कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि पानी हमारे शरीर का टेम्परेचर कम करने के लिए हेल्प करता है। इसलिए तो यार ज़्यादा गर्मी लगने लगता है तो 1 गिलास पानी पी लेते हैं, आराम लगता है। पानी हमारे शरीर में फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है और हमारे ज़िंदगी के बहुत सारे काम जैसे कि खाना पीना, नहाना, ये सब सारा काम में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। यार ये जो मैं तुम्हें पॉइंट्स लिखा रहा हूँ ना, इसमें तुम अपना पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। अपने दिमाग से भी कुछ कुछ सोच के लिखना, ऐसा नहीं कि मैं जो लिखाया हूँ उसी की को फोटोकॉपी कर देना। तो यार आज का मोरल यही है, सेव वाटर, सेव एयर एंड सेव अर्थ। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में।